स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। बहुत अच्छी तैयारी, बहुत अच्छी चल रही होगी, बहुत जोरों शोरों से चल रही होगी। वेलकम टू अवर चैनल लर्न विद आकांक्षा। आज हम लोग अपने इस वीडियो में जो टॉपिक कवर करेंगे वो है फॉर्मूला। क्लास 10th के जितने भी फॉर्मूला यूज होते हैं वो इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। प्लस मैं आपको उसमें कंसेप्ट भी क्लियर करूंगी कि किस वजह से ये जो फॉर्मूलेज हैं किस टाइप के हैं, कहाँ यूज होना है, कैसे क्वेश्चन बन के आ सकता है, वो भी मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एंड में जरूर देखना, एंड तक जरूर देखना। लास्ट में मैं आप लोगों को एक ब्यूटीफुल टिप भी देने वाली हूँ फॉर्मूलाज की, जिसमें मैं आप लोगों को ट्रिक भी बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि एनसीईआरटी के अलावा भी कौन कौन से फॉर्मूलेज आप लोगों को थोड़े से माइंड में अपने रखने हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर 1 है। ठीक है, चैप्टर 1 है रियल नंबर। रियल नंबर हम लोगों ने पढ़ा है, बहुत इजी चैप्टर है, बढ़िया चैप्टर है, इसको जरूर करना। ये जो फॉर्मूला शीट है ये स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल वीडियो रहने वाली है आप लोगों के लिए। तो रियल नंबर में हम लोगों ने क्या कंसेप्ट पढ़ा है? रियल नंबर में हमने पढ़ा है रेशनल और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर जो P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जो P अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखते उन्हें इरेशनल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ इज द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन मल्टीपल। आपके पास दो नंबर है, आपके पास दो नंबर है ए और बी दो नंबर है, तो उसका जो स्मॉलेस्ट पावर आप लेते हो, कॉमन प्राइम फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर लेते हो, उसे हम एचसीएफ बोलते हैं। अगर मैं बात करूं एलसीएम की, तो एलसीएम क्या होता है? ग्रेटेस्ट पावर होती है कॉमन फैक्टर की, और इसमें हम लोग अनकॉमन नंबर भी लेते हैं। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर is equals to HCF and LCM. This is an important formula in this chapter. ठीक है, यही एक फॉर्मूला है इस चैप्टर में, और यहाँ से आप लोगों को एक एमसीक्यू क्वेश्चंस बहुत देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को अच्छे से रिवाइज होता है। चलो आप चैप्टर 2 पे चलते हैं। चैप्टर 2 है आपका पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल हम लोगों को यहाँ पे डिस्कस करना है। पॉलिनोमियल क्या होती है? एक आप लोगों को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट के साथ एक वेरिएबल दिया जाता है, उससे मिलकर जो इक्वेशन बनती है उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। जनरली पॉलिनोमियल की इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम जीरोस फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं? जीरोस फाइंड करते हैं। और जीरो क्या होती है? जीरोस क्या होता है? एक्स की वैल्यू होती है। ठीक है, जिन्हें हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? अल्फा बीटा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है? यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि एक तो आता है आप लोगों का फॉर्मूला है सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हो माइनस बी अपॉन में ए। ठीक है, दैट इज योर फर्स्ट फॉर्मूला जो इस चैप्टर में यूज होता है। ठीक है, और आपको करना है। फिर आपका आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या आता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जिसे हम बोलेंगे अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा कहते हैं जीरोस। इसका क्या होता है? कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, कांस्टेंट टर्म कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर सी अपॉन में ए। क्या बनेगा? सी अपॉन में पहला ये। ठीक है, सेकंड वाला फॉर्मूला ये है आपका सी अपॉन में ए, ये बनेगा। अब आप लोगों को क्वेश्चन आता है कि आपको दो जीरोस दिए जाते हैं, उससे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। एक इक्वेशन बनानी, तो उसका क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये है इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला, टू फॉर्म इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला। और ये क्या थे आपके? रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। ठीक है, गॉट इट।
सबको समझ में आ गई होगी ये कहानी क्या थी पॉलिनोमियल की कहानी, कि मैं एक इक्वेशन हूँ ax² प्लस bx प्लस c वाली, मेरे पास आते हैं दो जीरोस अल्फा और बीटा, और जब मुझे उन्हें उनका अपना रिलेशन बनाना होता है उनके कॉफिशिएंट के साथ, तो मेरा रिलेशन आता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। और जब मुझे अपने अल्फा बीटा को यूज करके एक इक्वेशन बनानी होती है तब फॉर्मूला मैं बन जाता हूं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, गॉट इट। चैप्टर 2 का फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। चलो चैप्टर 3 पे चलते हैं। तो चलो भाई चैप्टर 3 की तरफ चलते हैं। चैप्टर 3 अपनी कहानी सुनाने को बेकरार है। चैप्टर 3 कहता है आई एम अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और 2 वेरिएबल। सुनो भाई चैप्टर 3 की कहानी। कौन है ये? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल की आपके पास लीनियर इक्वेशन है और यहाँ पे 2 इक्वेशन दी हुई होती है, a1x प्लस a2y प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरी होती है a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन होती है। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पर हम लोगों को ये बताना होता है कि ये जो दोनों इक्वेशंस है इनमें आपस में क्या रिलेशन बन सकता है। भाई इनकी रिश्तेदारी निभाने लायक है या नहीं है। तो इनकी रिश्तेदारी कैसे निभती है? सबसे पहले अगर आपका क्या बोलते हैं, यहाँ पे आपकी कंडीशन, ठीक है, यहाँ पर है आपका सॉल्यूशन कि किस टाइप का सॉल्यूशन ये बन के आएगा, और यहाँ पे ये टाइप आएगी कि कैसा टाइप होगा। ठीक है, तो कंडीशन क्या है भाई? अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 तो ये बनेगा यूनिक सॉल्यूशन। कैसा बनेगा? यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, टाइप ऑफ लाइन यूनिक सॉल्यूशन। और कैसा है ये? कंसिस्टेंट। कैसा सॉल्यूशन है? कंसिस्टेंट। टाइप ऑफ लाइन कैसी आएगी? इंटरसेक्टिंग लाइन। कैसी आएगी? इंटरसेक्टिंग। भाई यूनिक इसलिए ही है क्योंकि हमें पता है 2 लाइनें एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। 2 लाइनें एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, दैट्स व्हाई ये यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, तो यहां पर मेरा आता है कैसा आता है? मैनी सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन आ जाएंगे? बहुत सारे, जितने चाहो उतने सॉल्यूशन आ जाएंगे। ये भी कैसा होता है? कंसिस्टेंट। कहानी ये है कि अगर कंसिस्टेंट है, अगर आपकी इक्वेशंस कंसिस्टेंट है तो आपके सॉल्यूशन निकल कर आएंगे। अगर आपकी कंसिस्टेंट नहीं है तो आपके सॉल्यूशन नहीं निकल कर आएंगे। तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे और मैं कैसी लाइन बन जाऊंगी? कोइंसिडेंट लाइन। कैसी बन जाएगी? कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, कोइंसिडेंट क्या होती है? एक के ऊपर एक। ठीक है, उसके बाद अगर मेरा a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 आता है तो क्या आएगा? नो सॉल्यूशन। ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल कर आएगा। अब सॉल्यूशन नहीं आया तो ये क्या है? इनकंसिस्टेंट। और लाइन कैसी हो जाएगी? पैरेलल लाइन। कैसी हो जाएगी? पैरेलल लाइन। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। ये कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं, एमसीक्यू में आप लोगों से पूछे जाते हैं। टू फाइंड ए एंड बी वैल्यू पूछी जाती है। ठीक है, और बाकी इस चैप्टर में क्या है? इस चैप्टर में आपको इक्वेशन दी है जो कि आपको एलिमिनेशन मेथड से करनी है या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और वर्ड प्रॉब्लम है। आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, बहुत अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन होगा। चलो चैप्टर 4 पे चलते हैं। चैप्टर 4 क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है बेटा? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहां पर हम लोग क्या सीख रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह रहा है भाई मैं हूं ax² प्लस bx प्लस c और तुम्हें निकालनी है x की वैल्यू। और कैसे निकालनी है? या तो तुम लोग यूज करोगे स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड या फिर आप लोग करोगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, अब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या बोला है, ये है डिस्क्रिमिनेंट। ये क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। फिर वही यहां पे आपकी आ जाएगी कंडीशन। ठीक है, कंडीशन और किस टाइप के, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। अब अगर आपके पास d इज ग्रेटर देन 0 और यहां पर आपका आ जाएगा नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स के नेचर। ठीक है, ठीक है, अगर d आपका ग्रेटर देन 0 है तो कैसे आएगा, नेचर कैसा आएगा, रियल, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, रियल और डिस्टिंक्ट रूट। ठीक है, रियल है और डिस्टिंक्ट भी आएगी। डिस्टिंक्ट मतलब होता है अलग अलग, अलग अलग। अगर d इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, रियल और इक्वल रूट, रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, तो यहां पर आपको सॉल्यूशन मिलेगा, सॉल्यूशन यहां पे भी सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, अगर d इज लेस देन 0 है, d लेस देन 0 है तो आप लोगों को नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन मतलब यहाँ पे रियल नंबर नहीं आएंगे, मतलब नो ही सॉल्यूशन है तो नॉट अ रियल नंबर, रियल नंबर नहीं आएंगे, जो कि आपको डिस्कस नहीं करना है। ठीक है, समझ आ गई, समझ आ गई। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो कि आपका डिस्क्रिमिनेंट है, अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो आपका रियल और डिस्टिंक्ट रूट है। अगर वो इक्वल टू 0 है तो वो रियल और इक्वल रूट्स है, दोनों रूट्स की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, अगर वो लेस देन 0 आता है मतलब उसकी वैल्यू नेगेटिव में आती है तो कोई भी रूट निकलकर नहीं आएगा। गॉट इट, गॉट इट, इजी तरीके से क्लियर हो गया होगा और याद भी हो गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, इसी टाइप से बनकर आता है। यहाँ पे आपको वर्ड प्रॉब्लम दी जाएगी और या फिर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसमें आप लोगों की मर्जी कि आपको मिडल टर्म लगाना है या ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, और तीसरा इसमें जो टाइप क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि आप लोगों को नेचर दे दिया जाएगा, रूट्स का नेचर दे दिया जाएगा कि भाई ऐसे से फलाना रूट्स है तो अब आप x की वैल्यू फाइंड कर लो, या आपकी मर्जी कि आपको मिडल टर्म लगाना है या ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, और तीसरा इसमें जो टाइप क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि आप लोगों को नेचर दे दिया जाएगा, रूट्स का नेचर दे दिया जाएगा कि भाई ऐसे से फलाना रूट्स है तो अब आप x की वैल्यू फाइंड कर लो, या आप p की वैल्यू फाइंड कर लो, या आप q की वैल्यू। और अगर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जानने के इच्छुक है तो प्लीज वीडियो को जाकर चैनल पे जाकर वीडियो को वॉच करिए, मैंने इस चैप्टर की रिलेटेड वीडियो डाली हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब चैप्टर 5 डिस्कस करते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी, जिसे हम लोग प्यार से एपी बुलाते हैं। एपी क्या कहता है, एपी आपके पास एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें हर एक डिजिट जो है वो एक सेम ही डिफरेंस से अलग अलग होती है। जैसे कि 3 का टेबल हो, 3, 6, 9, इसमें क्या अंतर है, इसमें इनके बीच का अंतर 3 है, इसमें भी बीच का अंतर 3 है, तो ये सीरीज क्या है, एपी में है। तो एपी को हम लोग कैसे लिखते हैं, एपी इज रिटर्न एज, एपी इज रिटर्न एज, ठीक है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d अप टू सो ऑन। ठीक है, दैट इज योर एपी। ठीक है, उसके बाद आपका जो फॉर्मूला यहाँ बनता है nth टर्म, nth टर्म का फॉर्मूला क्या बनता है, a प्लस n माइनस 1d, जहां पर a क्या होती है, फर्स्ट टर्म। ठीक है, उसके बाद n क्या होता है आपका, नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, d क्या होता है आपका, कॉमन डिफरेंस। क्या होता है भाई, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन क्या आ जाए कि भाई आपको लास्ट से निकालना है, लास्ट वाली टर्म से निकालना है, तो अब आपका फॉर्मूला हो जाएगा फाइंड टर्म फ्रॉम द एंड। एंड से आपको क्या बोलते हैं वो निकालना है, मतलब अपना क्या बोलते हैं आपकी वैल्यू निकालनी है। एन टर्म आपको एंड से निकालना है तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ln इज इक्वल्स टू l
-n-1d। एल क्यों लगाया? क्योंकि एंड से निकालना है, मतलब आपको एक सीरीज दी है और आपको पीछे से आना है। पीछे से आना तो पीछे वाला आपके लिए क्या हो जाएगी? पहली टर्म हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे एल क्या है? लास्ट टर्म। ठीक है, अब आप लोग पीछे से आ रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है भाई, आप मान लो यहाँ पीछे से चल रहे हो तो आप क्या करोगे? 6 में से 9 घटाया जाएगा। डी क्या होती है? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करा जाता है, लिख भी लो डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1। ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यू आएगी तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाता है? माइनस आ जाता है। L इज अ लास्ट टर्म, N इज योर एनथ टर्म और D इज योर कॉमन डिफरेंस। अगर भाई एक फॉर्मूला तो ये बना, ठीक है, एक फॉर्मूला ये बन गया इस चैप्टर में। ठीक है, एक आपके पास आता है अर्थमेटिक मीन। क्या आता है? अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे? हाफ A प्लस बी। ठीक है, दोनों ही जो गिवन वैल्यू और आपको मीन निकालना है तो आप उसको क्या कर दो? प्लस कर दो। ठीक है, और हाफ से डिवाइड कर दो। गॉट इट? गॉट इट? बढ़िया तरीके से समझ आ गया होगा, है ना? चलो अब इसमें और आगे बढ़ते हैं। ये अगर आपको ना ऐसी बोल दिया जाए कि आपके पास 3 नंबर है एपी में और आपको एपी नहीं दी है, आपसे बोला 3 नंबर है एपी में या 4 नंबर एपी में है या 5 नंबर एपी में और एपी दी नहीं है, बस आपको उनका सम दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है, तब आप कैसे फाइंड करोगे? है ना? तो यहां पर टू फाइंड 3 नंबर इन एपी, अगर 3 नंबर एपी में है तो वहां पर आप लोग ये वाला ना टिप है, ये ट्रिक है आपका, ये ट्रिक है। ठीक है, तब आप लोगे a माइनस डी, ए प्लस डी। ठीक है, अगर ये 4 नंबर बोलता है, 4 नंबर आपसे बोलता है तो आप लोगे a माइनस 2d, a माइनस डी, ठीक है, a प्लस डी और a प्लस 2d। ठीक है, गॉट इट? ये लेना है। समझ आ गया? अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन आएगा कि 3 नंबर है एपी में, उसके बाद क्या बोलते हैं आपको फाइंड करना है, एपी नहीं पता, तो आप ये वाले नंबर सिलेक्ट करोगे। ठीक है, आगे समझ। उसके बाद हम लोग चलते हैं। अब अगर आपको सम निकालना है, सम ऑफ एनथ टर्म, सम निकालना है आपको एनथ टर्म ऑफ एपी का, एपी के सम निकालना है तो फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल्स टू n बाय 2 a प्लस 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। और आप इसमें ये भी लिख सकते हो Sn इज इक्वल्स टू n बाय 2 a प्लस l। ठीक है, a प्लस एल भी लिख सकते हो। ठीक है, या आप यहाँ पे a प्लस एन भी लिख सकते हो, मतलब आपको इस तरीके से फॉर्मूले देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हो गया यार। ठीक है, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से ये याद हो गया होगा। ये आपको एपीज कंसीडर्ड करनी है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है सब निकालने के लिए वाला, तो एपी के सारे फॉर्मूलाज मैंने आपको कर दिए। अब हम आगे चलते हैं। चैप्टर 6 हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ट्राइंगल के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। ट्राइंगल में आपको इंपॉर्टेंट क्या है? बीपीटी और थेल्स थ्योरम। ठीक है, अगर आप लोगों को बीपीटी और थेल्स थ्योरम में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज चैनल पे जाओ, वहां पे मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बीपीटी पे बनाई हुई है, प्लीज उसको जरूर वॉच करो। ठीक है, बीपीटी क्या कहती है? इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू intersect the other two sides at distinct point, divide the two sides in the same ratio। ठीक है, क्या कहा इसने ये कहा कि अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है और आप एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हो तो वो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट को कट करती है, डिवाइड, और उसको सेम रेशियो में क्या कर देती है? डिवाइड। मतलब जो इंपॉर्टेंट यहां से निकल गया है, AD अपॉन में DB इज इक्वल टू AE अपॉन में EC। दिस इज योर थ्योरम कंक्लूजन। ठीक है, ये आपका कंक्लूजन है। अब इसकी अगर मैं कन्वर्स की बात करूं, कन्वर्स क्या कहती है इसकी?
अगर मैं कन्वर्स की बात करूं तो कन्वर्स ये कहती है इफ ए लाइन डिवाइड, लाइन जो है वो डिवाइड कर रही है एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, देन लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। लाइन कैसी हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। किसके पैरेलल हो जाएगी? थर्ड साइड के, टू द थर्ड साइड। गॉट इट? ठीक है, समझ आया? बीपीटी क्या कह रही थी? बीपीटी कह रही थी कि आपने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है तो वो रेशियो में डिवाइड कर रही है। उल्टी थ्योरम कन्वर्स ये कह रही है कि अगर कोई दो पॉइंट रेशियोज में डिवाइड हो रहा है, दो लाइन रेशियोज में डिवाइड हो रहा है, तो उनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो कैसी हो जाएगी? पैरेलल। मतलब DE इज पैरेलल टू BC। यहाँ पे आपका ये कंक्लूजन निकल कर आता है। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद अगर मैं सिमिलैरिटी की बात करूं तो सिमिलैरिटी में आपको कौन सी करनी है? एंगल। दो एंगल अगर सिमिलर है तो तीसरा अपने आप ही होगा SAS और SSS। ठीक है, गॉट इट? सिमिलैरिटी क्या होती है? सिमिलैरिटी होती है कि एक दूसरे की तरह दिखना। ठीक है, दिखना है एक दूसरे की तरह, इक्वल नहीं होते। तो सिमिलैरिटी में रेशियोज की बात की जाती है। आई होप आप लोगों को ट्राइंगल चैप्टर का कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो गया। चैप्टर तो चैप्टर 7 पे चलते हैं। चैप्टर 7 क्या कहता है आपका? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये कहना चाहता है कि भाई मेरे पास दो पॉइंट्स होते हैं, मतलब एक P और एक Q पे मेरे पॉइंट है x2 y2 और यहाँ पर है x1 y1। अब मुझे इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस फॉर्मूला फिर हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ने डिस्टेंस फॉर्मूला दिया क्या? √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला दिया। उसके बाद अगर अब ये लाइन है, बेचारी हंसी खुशी खेल रही है, अब बीच में एक पॉइंट आ जाए, ठीक है, M नाम का, और उसने इसको क्या करा? डिवाइड कर दिया, ट्राइसेक्शन कर दिया। तो यहां पर हम लोग करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। क्या करेंगे? सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? ये तो आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला आप लोगों का होता है x इजिकल्स टू mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे x और y के पॉइंट निकाले। y इजिकल टू होता है my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। ठीक है, उसके बाद अब मुझे ये तो हो गया कि किसी भी रेशियो में डिवाइड करना। अब अगर ये कह रहा है कि भाई मैंने बिल्कुल मिड पॉइंट पे डिवाइड करा, पॉइंट आया और कह रहा है मैंने तो तेरे को बीच से ही काट दिया, मिड पॉइंट पे डिवाइड करा, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला हो जाएगा x इजिकल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y इजिकल टू हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ठीक है, समझ आ गया? ये तीन फॉर्मूले यहाँ पे यूज होते हैं, बेसिक आपको क्या याद करना है? एक आपको पैरेललोग्राम के जितने भी फैमिली है उसके एक बार आपको प्रॉपर्टी को क्या करना है? रीड करना है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को क्या करना है? रीड करना है। ठीक है, रीड क्या करना है? जैसे कि क्वेश्चन आ जाता है ना, बताओ कि भाई ये फलाना फिगर स्क्वायर है, रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है, तो उसको आपको क्या करना है? रीड करना है। तो यहाँ पे एक बार आप रीड करके जाएंगे पैरेललोग्राम, ठीक है, स्क्वायर, रेक्टेंगल। उसके बाद आप लोगों के पास अगर एक ट्राइंगल है, उसमें आपके पास कोऑर्डिनेट है x1 y1 x2 y2 और x3 y3, और भाई आपको गलती से सेंट्रॉइड निकालने के लिए बोल दे, ये वाला, इसको बोलते हैं हम सेंट्रॉइड। क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? x इक्वल टू x1 x2 प्लस x3 अपॉन में 3 और y इजिकल टू हो जाता है y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3। ठीक है, एक्स्ट्रा में पढ़ लेते हैं, कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, तो एक्स्ट्रा में इसको पढ़ना है। ठीक है, एक बार रिकॉल कर लेना। मेन फॉर्मूले जो है वो ये आपके तीन है। पहला
दूसरा और तीसरा। आई होप आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लियर हो गई। अच्छा ये तो पता ही है ना सबको, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये आपका प्लेन होता है, ये एक्स एक्सिस होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा। क्या बोलते हैं, एब्सिसा, ठीक है। उसके बाद ये वाई एक्सिस होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। पेयर सबको पता है, सबसे पहले एक्स लिखा जाता है, फिर क्या लिखी जाती है, वाई लिखी जाती है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की कहानी भी इसी के साथ खत्म होती है। और आई होप आप लोगों को ये फॉर्मूले बहुत अच्छे से क्लियर। अगर प्लीज वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, अच्छी लग रही है, तो प्लीज वीडियो पे कमेंट करना नहीं भूलना, शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना। चलो चैप्टर 8 पे आते हैं। चैप्टर 8 है आपका ट्रिग्नोमेट्री। बहुत फेवरेट चैप्टर है आप लोगों का, मुझे पता है ना। हाँ बहुत से तो कहते हैं बहुत बुरा है, कैसे होएगा, ऐसे नहीं करना यार, बहुत अच्छा चैप्टर है, ठीक है। आप लोगों का फेवरेट चैप्टर है चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ने वाले। इसमें हम लोगों ने क्या सीखा था, इसमें हम लोगों ने सीखा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सीखे थे हम लोगों ने, ठीक है। ये बहुत अच्छे से आने चाहिए क्योंकि ये चैप्टर 9 में भी यूज होंगे। तो क्या सीखा था, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, या फिर सीखा था हमने पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। बहुत सारे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक। अब हम लोग बोलते हैं साइन के बारे में बात करेंगे, साइन थीटा के बारे में। तो P अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा की बात करेंगे तो बेस अपॉन में एच, ठीक है। और अगर टेन की बात करेंगे तो टी अपॉन में बी, ठीक है। ये आ गया। इसका रिवर्स बात करें कॉसेक, कॉसेक क्या होता है आपका एच अपॉन पी। सेक की बात करें तो एच अपॉन बी, इसका रेसिप्रोकल होता है। टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट, पी अपॉन में बी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं वैल्यूज की बात करूं, साइन थीटा, साइन के वैल्यूज, ठीक है। उसके बाद कॉस, फिर टेन, उसके बाद आपका क्या आ जाता है, कॉसेक, कॉट, कॉसेक, सेक, ये आता है, ठीक है। अब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री, इसकी वैल्यूज आप लोगों को याद करनी है। अरे भैया बहुत मुश्किल है, कैसे याद होएगी, तो ट्रिक बताते हैं। ट्रिक क्या थी, अंडर रूट नंबर ऑफ फिंगर्स, ठीक है, अपॉन में 2, नंबर ऑफ फिंगर्स अपॉन में 2। पहली फिंगर 0 है ही नहीं, मेरे पास तो फिंगर ही नहीं है, तो 0.2 0 ही होती है भाई। बस साइन की याद कर लो, बस साइन की याद कर लो, कहानी खत्म, ठीक है। 0। अब पहली फिंगर 1 अपॉन 2। दूसरी फिंगर अंडर रूट 2 है भाई, अंडर रूट 2 है। अब अंडर रूट 2 अपॉन 2 क्या हो जाता है, 1/√2, 1/√2, ठीक है। अब तीसरी फिंगर अंडर रूट 3/2, 94 भाई, चौथी फिंगर और √4 क्या होता है 2, 2/2, 1। चलो भाई साइन याद कर लिया, अब क्या कहानी खत्म हो गई मैडम, कुछ भी कहते हो गई कहानी खत्म। ये जो साइन की वैल्यू पड़ी है ना, इसको जरा रिवर्स में लिखना शुरू कर दो। 1√3/2, ठीक है, 1/√2, 1/2, 0, खत्म, खलास, कॉस खलास। tan इसको अपॉन में कर दो, डिवाइड कर दो। tan क्या होता है, tan इज इक्वल टू साइन अपॉन में कॉस, ठीक है। ये tan का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन में कॉस। तो 0/1 0, 1 ये हो गया, कट गया तो 1/√3, ये आपस में कट गया 1, ये कट गया √3 और ये नॉट डिफाइंड। अब कॉट क्या होता है, कॉट इसका उल्टा होता है, या यू का ही रिवर्स कर लो, तो नॉट डिफाइंड, ठीक है। √3 1, 1/√3 0। कॉसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल, बताया ना यहाँ पे रेसिप्रोकल होता है, तो साइन का रेसिप्रोकल, तो साइन का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड 2 अंडर√2, 2/√3 1। सेक क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल, ठीक है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो क्या आ जाएगा 1 2/√3, ठीक है, अंडर√2 2 और नॉट डिफाइंड, ठीक है, खत्म, वैल्यू खत्म, कहानी खत्म। देखो कितना आसान है, कितनी आसान थी ना ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूलाज, ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना 1। अब इसको उल्टा उल्टा करके लिख लो, कन्वर्ट कर लो, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, और क्या बोलते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब बचते हैं दो आइडेंटिटी। अरे भैया बहुत मुश्किल है, कैसे याद करेंगे? हाँ हाँ तो याद करवाएंगे आपको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। भाई तू मेरा साइन स्क्वायर, मैं तेरा कॉस स्क्वायर, चल मिलके हो जाए हम 1। ठीक है, ये फॉर्मूला याद हुआ। अब इसको साइन से डिवाइड कर दो, साइन से डिवाइड कर दो, इसको साइन से डिवाइड कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये क्या बन गया 1, ये क्या बन गया कॉट स्क्वायर थीटा, और ये क्या बन गया कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब तुम अपनी मर्जी से इसको जैसा चाहो वैसा लिख दो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसका हमने क्या कर दिया, कन्वर्जन कर दिया। पहला हमारा फॉर्मूला ये है, और ये क्या है, इसके कन्वर्जन है। ठीक है, याद हो गया? आई होप याद हो गया होगा ना, है ना। अब फिर से इसी फॉर्मूले को कॉस से डिवाइड कर दो। कॉस से डिवाइड करा, साइन अपॉन कॉस कितना होता है tan स्क्वायर थीटा, कॉस और कॉस 1, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है sec स्क्वायर थीटा। ये आ गया आपका मेन फॉर्मूला। अब कन्वर्जन करेंगे, कन्वर्जन मतलब इसको इधर उधर उठा के पटक दो, यहां से वहां पटक दो, वहां से वहां पटक दो। 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। हो गया है ना, हो गया यार, हो गए। और क्या करना है, इतना आसान है। ठीक है, अगला चैप्टर करते हैं। भाई जो चैप्टर 9 है ना, वो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, तो उस पे जो ट्रिग्नोमेट्री की हमने वैल्यू याद करी है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद करे, वही यूज होना है। यहाँ पर जो कंसेप्ट आता है वो आता है एक एंगल ऑफ एलिवेशन का। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है भाई, आप नीचे खड़े हो और एक किसी को ताड़ रहे हो, चिड़िया, उड़ती हुई चिड़िया को देख रहे हो, जरूरी है लड़की को ही देख रहे होंगे, उड़ती हुई चिड़िया को देख रहे हो। तो यहां से जो आपका एंगल बनता है इस पॉइंट के लिए थीटा, ठीक है, आप उसको कहते हो एलिवेशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है जब आप ऊपर खड़े से नीचे को देख रहे हो। ठीक है, तो आप यहां से देखते हो, यहां से देखते हो, ये देख रहे हैं आप इस थीटा पे। ठीक है, तो आप यहां से देखते हो, ये इसके ऊपर, तो हम बोल सकते हैं ऊपर से नीचे की तरफ। बस ये दो कंसेप्ट आप लोगों को समझना है कि आप नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हो या ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हो। ठीक है, ऊपर की तरफ देखते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे देख रहे हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर चैप्टर 10 की बात करें तो उसमें एक ही थ्योरम आप लोगों को पढ़नी है कि अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ होती है तो वो आपस में कैसी होती है, इक्वल होती है, और पाइथागोरस थ्योरम से आपको उस पे क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब आते हैं हम लोग चैप्टर 11 में, जो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। सर्कल से रिलेटेड आपको एरिया बताने हैं। तो आपको पता है ये आपका सर्कल होता है, ये सर्कल का सेंटर, यहां से इसको ड्रॉ करा तो रेडियस, और ऐसे ड्रॉ करा तो डायामीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है भाई, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाता है, सेमी सर्कल सबको पता है क्या होता है, इस तरीके का फिगर, आधा फिगर। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर बाय 2। अगर मैं क्वाड्रेंट की बात करूं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर बाय 4। क्वाड मतलब क्या होता है, 4 भागों में डिवाइड करना। तो एक क्वाड्रेंट कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो उसका एरिया हो जाता है पाई आर स्क्वायर बाय 4। गॉट इट? ठीक है, समझ आ गया होगा। सर्कमफेरेंस सबको पता है क्या होता है, सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस हमारा होता है 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर। अब यहाँ पे जो बात करते हैं वो सेक्टर की बात करते हैं। मान लो यहां से मैंने एक इतना छोटू सा ट्राइंगल कट कर लिया, तो ये होता है आपका माइनर सेक्टर। ठीक है, और ये वाला हो जाएगा आपका मेजर सेक्टर। ठीक, अगर मैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर की बात करूं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है, तो माइनर सेक्टर क्या फॉर्मूला होता है, थीटा अपॉन 360
इनटू में पाई आर स्क्वायर, क्योंकि मैं एरिया की बात कर रही हूं, मैंने इतना एरिया स्वाइप करा है, ठीक है। अगर मैं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर की बात करूं, मेजर सेक्टर भाई ये वाला एरिया, तो आप देखो ना, अगर आप पूरे एरिया में से माइनर के एरिया को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो आपका एरिया मेजर सेक्टर तो वही है, पूरे एरिया में से माइनर के एरिया को माइनस कर दो तो मेजर सेक्टर निकल आएगा, ठीक है। अब ये मेरे पास सर्कल है भाई, और ये कोड है, इसको कोड बोलते हैं। अब ये जो है, ये जो लाइन है, केवल ये लाइन है, इसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा माइनर सेगमेंट, और ये जो लाइन डिवाइड करेगी इसको हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट, और इसको हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में 360। अब ये लेंथ क्या है, लेंथ क्या है, आर्क की लेंथ क्या है, सरकमफेरेंस से आपने काटी है, सरकमफेरेंस से काटी है, ध्यान रखो। वो एरिया आप ले रहे थे, एरिया में से काट रहे थे इसलिए पाई आर स्क्वायर, यहां पे आप सरकमफेरेंस से काट रहे हो इसलिए थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या था, माइनर आर्क। और अगर आपको बोले लेंथ ऑफ मेजर आर्क, लेंथ ऑफ मेजर आर्क, मेजर आर्क की बात करें तो मैंने क्या बताया, जैसे उसमें करा ना हमने, पूरे एरिया में से माइनर को माइनस कर दो, तो पूरे सरकमफेरेंस में इस लेंथ को माइनस कर दो, तो 2 पाई आर माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू में 2 पाई आर, ये आपका लेंथ ऑफ मेजर आर्क हो गया, ठीक है। और अभी मैं आपको सेगमेंट के और एरिया बताने वाली हूं, देन दैट इज योर इनफ इन दिस चैप्टर। तो हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट होता है आर स्क्वायर बाई 2 थीटा पाई अपॉन 180 माइनस साइन थीटा, और मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला होता है ये, तो रेयर ही देखने को मिलता है। एक चीज इसमें मैं टिप आपको बताने वाली हूँ, कई बार क्वेश्चन आता है कि भाई मिनट हैंड ने कितना स्वाइप करा, कितना एरिया फाइंड करा, तो वहां बच्चों को एंगल निकालने में मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है। तो क्या होता है बच्चा, एक मिनट में आपका जो एंगल स्वाइप होता है 360 अपॉन 60 इजिकल टू 6 डिग्री, कितना होता है 6 डिग्री। तो अगर मैं 1 आवर की बात करूं तो कितना हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं 1 आवर में एरिया स्वाइप करूंगी तो 1 आवर में कितने डिग्री जाएगा, 30 डिग्री, कितने जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। गॉट इट, समझ आ गया आप लोगों को ये, ठीक है। ये आपका आवर हैंड की बात कर रही हूं मैं, आवर हैंड बनाता है ये इतना एरिया, ठीक है, ये इतना एरिया स्वाइप करता है, आवर हैंड इतना एंगल बनाता है। और मिनट हैंड की बात कर रहे हैं तो मिनट हैंड ये वाला बनाता है। तो इसको टिप को आप ध्यान रखो, ठीक है। इस टिप को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि अगर 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल, 6 डिग्री का, 1 घंटे में आवर हैंड कितना बना रहा है, 30 डिग्री का, ठीक है। समझ आ गया कैसे, वो भी मैं समझा देती हूँ। क्या क्या कहते हैं, टोटल कितना होता है, सर्कल में टोटल एंगल होता है 360 का, ठीक है, 360 का होता है। और 60 मिनट में मतलब पूरा 1 घंटे में 60 मिनट में वो 360 बनाता है, इसीलिए 1 मिनट में वो कितना बनाएगा, 360 अपॉन में 60। तो आप ऐसे याद करके आप सीधा लिख लो 6 डिग्री। तो जितने भी वो मिनट बोलेगा कि भाई 15 मिनट चला है या 20 मिनट चला है, तो कितना एंगल स्वाइप होगा, आप उसको मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ठीक है। समझ आ गया। तो चैप्टर 12 आपका है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। सरफेस एरिया और वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्यूबॉइड का लिख रही हूँ, ठीक है। क्यूबॉइड में CSA होता है आपका 2L प्लस बी इंटू में H, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया आपका हो जाता है 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो जाता है आपका L इंटू बी इंटू H, ठीक। अगर मैं क्यूब की बात करूं, CSA को हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ फोर वॉल्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ फोर वॉल्स, ठीक है। क्यूब की बात करूं, CSA कितना होता है क्यूब, 4
6a स्क्वायर। टीएसए कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर। ठीक है, वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, a क्यूब, साइड इंटू साइड, या ए क्या होता है यहाँ पे, साइड होता है। ठीक है, चलो अब बच्चा इधर देखो, सिलेंडर की बात कर रहे हैं, सिलेंडर की बात कर रहे हैं। सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर का सीएससी होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, क्योंकि आपका सिलेंडर देखने में कुछ ऐसा होता है। ठीक है, अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो 2 पाई आर एच तो है ही, कर्व वाला तो ही। अब देखो, एक सर्कल, दो सर्कल, दो सर्कल के एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको 2 पाई आर कॉमन लेके एच प्लस आर भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। कोण की बात करूं, कोण दिखने में कैसा होता है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अगर मैं इसकी सीएससी की बात करूं तो पाई आर एल, एल ये वाली स्लैंट हाइट है जिसे हम लोग बोलते हैं, एल निकालने का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अगर मैं टीएससी की बात करूं तो टीएससी हो जाएगा पाई आर एल और पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई आर कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, एल प्लस आर। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, गॉट इट, सबको समझ आया। स्फेयर की बात करें, स्फेयर क्या होता है आपका, एक गोला, एक बॉल होती है स्फेयर। ठीक है, इसका कोई सीएस से टीएस से नहीं होता, इसका एरिया होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम आपकी हो जाती है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब अगर हेमिस्फेयर की बात करूं, हेमिस्फेयर कुछ इस तरीके से होता है। तो अगर इसका सीएस से इसमें होता भाई, क्योंकि अगर बंद होगा तो टोटल होगा, खुला है तो सीएस से हो गया आधा 2 पाई आर स्क्वायर, टीएस से हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वॉल्यूम हो जाएगी आपकी 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये आपका चैप्टर 12 के भी सारे फॉर्मूले क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। ठीक है, चैप्टर 13 में डायरेक्ट मीन निकालने का फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट मीन समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन एफ आई। ठीक है, एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला होता है, अगर आपको एज्यूम मीन मेथड से निकालना है तो एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला होता है ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन में समेशन एफ आई। ठीक है, अगर आपको स्टेप डेविएशन मेथड निकालना है तो स्टेप डेविएशन मेथड में फॉर्मूला हो जाता है ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन में समेशन एफ आई इंटू में एच। ठीक है, आपको निकालना है मोड, आपको क्या निकालना है, मोड। तो मोड होता है आपका एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट अपॉन में 2f1 माइनस एफ नॉट माइनस f2। ठीक है, एल क्या होती है आपकी यहाँ पे, लोअर लिमिट, एल क्या होती है भाई, लोअर लिमिट। ठीक है, F1 क्या होता है आपका, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी ज्यादा बार रिपीट होती है, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। FO का मतलब होता है प्रीसीडिंग वैल्यू। ठीक है, और F2 का मतलब होता है सक्सीडिंग वैल्यू, मतलब आपने जो F1 सेलेक्ट किया है उससे पहले वाली वैल्यू F0, उसके बाद वाली वैल्यू F2। अगर आपको मीडियन फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है तो मीडियन का फॉर्मूला हो जाता है आपका L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में F इंटू में H। ठीक है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, H क्या होता है आपका, H होती है आपकी डिफरेंस, क्लास रेंज की जो डिफरेंस होती है ना वो। ठीक है, और CF आपकी होती है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और L क्या होता है लोअर लिमिट, और F क्या होती है आपकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूले यहां पर आते हैं।
फिर आपका एक इसमें इंपॉर्टेंट आता है एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। एम्पेरिकल फॉर्मूला आता है जिसको आप सेंट्रल टेंडेंसी भी कहते हैं। तो मोड इज इक्वल टू फ्री मीडियन माइनस के टू मीन। आप इसको कैसे भी ऊपर नीचे घुमा सकते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू, किधर ले जाओ उधर ले जाओ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद होना चाहिए। एमसीक्यू में बहुत बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं चैप्टर 14 की बात करूं तो प्रोबेबिलिटी है, सभी प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है 1। तो पीई क्या होता है, नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन में टोटल, ठीक है। पीई प्लस पीई डैश इज इक्वल्स टू कितना 1। तो इसी के साथ आपकी क्लास 10 के सारे फॉर्मूलाज कंप्लीट होते हैं। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। और अब मैं आपको बोलने वाली थी ना ट्रिक क्या है, एक बेसिक फॉर्मूला आता है भाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, या फिर इसको हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में भी देखने को हम लोगों को मिल जाता है। तो ये तो वैल्यू 1 हो गई, मतलब 4 ऐसे कुछ दे दिया जाता है। तो कैसे करना है इसको, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अगर मैं यहाँ पे बनाऊंगी तो यहाँ पर मैं बनाऊंगी साइन स्क्वायर का थीटा स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का थीटा स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसे ही लिखूंगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। ये आप लोगों को थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो मतलब दिमाग लगाने वाले, तो ये मैंने आपको समझा दिया है। इसी के साथ आपका चैप्टर 10 का फॉर्मूला शीट खत्म होती है। आई होप आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। कमेंट में जरूर लिख के बताना। प्लीज मेरी इस मेहनत को ज्यादा से ज्यादा प्यार देना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। थैंक यू।